Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7th civics lesson number 2 preamble to the constitution. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है. तो वी लर्न दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. तो हमने क्या क्या देखा था. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाइंग द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो संविधान का मतलब होता है राज्य कारभार के जो नियम होते हैं उसे स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐसा दस्तावेज जो होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं. सेकंड नंबर टॉपिक यहाँ पर दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो संविधान जो सभा थी संविधान सभा उसने हमारे भारत का संविधान बनाया था. एंड अवर रिप्रेजेंटेटिव हैव टू कैरी अवर आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान जो रहता है संविधान के अनुसार हमारे जो लोक प्रतिनिधि रहते हैं वो कानून के अनुसार ही हमारे राज्य के व्यवहार करते हैं, ऐसा इस संविधान में बताया जाता है. यानी कि संविधान के अनुसार ये लोग कार्य करते हैं. यह हमने पिछले चैप्टर में देखा था. अब हमें यहाँ पर देखना है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की जो उद्देशिका होती है वो किस तरह से है और क्यों बनाई गई है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल एंड द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. देयर आर डेफिनाइट एम्स और पर्पजेस इन मेकिंग एनी लॉ. संविधान यह हमारे देश का एक मूलभूत और सर्वश्रेष्ठ ऐसा कायदा यानी कि कानून है. और कौन सा भी कायदा यानी कानून जो होता है करने के पीछे कुछ निश्चित ऐसे उद्दिष्ट या हेतु जो रहते हैं बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ उद्दिष्टों के माध्यम से ही यहाँ पर कोई भी कायदा या कानून बनाया जाता है. तो बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स. तो उद्दिष्ट और हेतु जो होते हैं स्पष्ट करने के लिए यानी कि स्पष्ट करने के बाद उसका सविस्तर ऐसे कानून में बहुत सारे तरतूद की जाती है, अन्य तरतूद वहाँ पर की जाती है. एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लॉ इज़ द प्रिफेस टू द लॉ. तो उनकी इकट्ठित रीति से उनकी सुसंगत रीति से एक रचना की जाती है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं. एंड द प्रिफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड अ प्रेम्बल. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्ताविका होती है या प्रस्तावना होती है उसे ही हम उद्देशिका कहते हैं. एंड द प्रेम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्ताविका होती है या सरनामा होते हैं वह उसमें हमारे संविधान की उद्दिष्ट स्पष्ट की होती है. यानी कि उस संविधान की जो उद्देशिका है उसमें हमारा संविधान क्यों बनाया गया है उसके उद्देश्य वहाँ पर स्पष्ट होते हैं. डू दिस. रीड द प्रीएम्बल टू आउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन इट. देखो संविधान की जो उद्देशिका दी है आपको ये आपको रीड करना है एंड पढ़ाई करने के बाद आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए उसकी लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है. एंड वेयर एल्स डू यू कम अक्रॉस दिस वर्ड. और ऐसे जो वर्ड्स हैं इसमें जो आए हुए हैं या आप अदर जगह पर यानी कि कहाँ पर आप सुनते हो या आपकी पढ़ाई में यानी कि रीडिंग में आते हैं ऐसे वर्ड्स वो आपको बताने हैं. तो कहाँ कहाँ पर आप ये वर्ड्स सुनते हैं जैसे कि उद्दिष्ट होना यानी कि इसमें जो संविधान की जो प्रास्ताविका दी है वो पढ़ने के बाद आपके समझ में आएंगे कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं नए वर्ड्स. तो अब हम आगे भी देखने वाले हैं. वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स. हम जो सभी भारतीय जो हैं वह भारत के नागरिक हैं. एंड द प्रीएम्बल टेल अस व्हाट वी ऑल हैव टू अचीव अ पीपल. तो एक अपना हमारा जो सभी का एक जो देश है तो इसके लिए हमें क्या यानी कि क्या आजमाना है इसका उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है. ये पूरा देश हमारा है, हम सबका देश है, इसके लिए हमें क्या अचीव करना चाहिए एज अ पीपल यानी कि एक आदमी होने के कारण हमें यहाँ पर क्या अचीव करना चाहिए. द वैल्यूज थॉट्स एंड आइडियाज़ इन इट आर नोबल.
यहाँ पर बहुत सारे मूल्य, विचार और हेतु यह उदात्त है। एंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजंस थ्रू विच दीज गोल्स आर टू बी रियलाइज। तो ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं इसके संबंधी में यहाँ पर बहुत सारे तरतूद जो है वह संपूर्ण रीति से संविधान से स्पष्ट की गई है। एंड द प्रेम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेम्बल है, ये जो उद्देशिका है, उसकी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है कि हम सब यानी कि हम भारत के लोग, ऐसी उसकी स्टार्टिंग हुई है। एंड इट टॉक्स अबाउट द रिसॉल्व ऑफ द इंडियंस टू कॉन्स्टिट्यूट। एंड भारत का एक सार्वभौम और समाजवादी जो राष्ट्र है, इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमारा जो भारत देश है वह सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकशाही ऐसा जो गणराज्य है वो निर्माण करने के पीछे भारतीयों का जो निर्धार रहता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। वी शॉल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म। तो अब हमें यहाँ पर उसमें दिए गए हर एक संज्ञा का मीनिंग, हर एक संज्ञा का अर्थ यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है सॉवरेन स्टेट। तो सार्वभौम राज्य यानी क्या? तो इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। द ब्रिटिश रूल एंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे भारत पर बहुत वर्षों तक ब्रिटिशों की राजवट रही थी। एंड उनकी जो राजवट थी वह 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुई थी। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। और हमारा जो देश था वह स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम मिला था हमारे देश को। एंड इंडिया बिकम सेवरेन। और उस वजह से हमारा जो देश जो था वह स्वतंत्र हुआ था। एंड भारत को सार्वभौमत्व प्राप्त हुआ था। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री। तो हमारे देश में हमें जैसा अच्छा लगता है वैसे निर्णय हम यहाँ पर स्वतंत्र रीति से ले सकते हैं। एंड द वर्ड सेवरन मीन्स दैट अ स्टेट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फॉरेन पावर। तो सेवरन का वर्ड ऐसा होता है, सार्वभौम का मीनिंग ऐसा होता है कि हमारा जो देश है वह परकीय जो नियंत्रण रहते हैं उसके अंडर कंट्रोल में नहीं है, यानी कि परकीय नियंत्रण नहीं है हमारे देश पर। इसका वर्ड का अर्थ ऐसा होता है। सॉवरेन का अर्थ मतलब सार्वभौम, और सार्वभौम का अर्थ ऐसा होता है कि हमारा देश किसी भी अन्य परकीय देश के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हमारा देश कैसा है, स्वतंत्र है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज टू एक्वायर सेवरेनिटी। एंड हमारे संपूर्ण स्वातंत्र लड़ाई में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि सार्वभौमत्व प्राप्त करना। एंड सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि लोकशाही में सार्वभौमत्व यानी क्या, राज्य कारभार करने का सर्वश्रेष्ठ जो अधिकार होता है वो हमें खुद पर होता है, यानी कि इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी रेस विद द पीपल। तो लोकशाही में सार्वभौमत्व ये जो होता है ये जनता के हाथ में होता है, यानी कि हमारे देश का जो कानून है वो किस तरह से चलना चाहिए ये हमारे जनता के हाथ में होता है। एंड द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्रांट देम द परमिशन टू एक्सरसाइज सेवरन अथॉरिटी ऑन देयर बिहाफ। तो जनता जो होती है, अपने प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुन के देती है, अपने जो लोक प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से चुने जाते हैं और उनका जो सार्वभौम अधिकार यूज करने की उन्हें परमिशन वो देते हैं। एंड दस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड द गवर्नमेंट इलेक्ट बाय द पीपल। तो हमारे देश में अंतर्गत कौन से भी जो कानून किए जाते हैं ऐसा निर्णय लेने का अधिकार भी जनता को और जनता से जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें दिया जाता है। शासन संस्था को अधिकार होता है जो कि जनता ने चुने हुए लोक प्रतिनिधियों को। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मेक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि जनता के सुख के लिए, यानी कि जनता को अगर कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए कानून में अलग अलग तरकीब की जाती है और जो अधिकार होते हैं वो लोक प्रतिनिधि को होते हैं जो कि जनता से चुने जाते हैं। अब सेकंड नंबर हमें देखना है यहाँ पर सोशलिस्ट स्टेट मतलब समाजवादी राज्य। अ सोशलिस्ट स्टेट इज सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। समाजवादी राज्य इसका मतलब होता है कि ऐसे राज्य जहाँ गरीब और श्रीमंत जो होते हैं इसमें बहुत बड़ी दरी
नहीं होती, यानी कि गरीब और श्रीमंत में कोई भी भेदभाव नहीं होता। ऑल हैव अ राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के संपत्ति जो होते हैं उस पर सभी का हक का यहाँ पर होता है, अधिकार होता है सबका। एंड ऑल हैव अ राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ इंश्योर्ड दैट वेल्थ इज़ नॉट कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। तो हमारे देश की जो संपत्ति होती है उस पर तो अधिकार होता है, और संपत्ति का जो केंद्रीकरण रहता है वो लोगों के हाथ में नहीं होता। इसकी यहाँ पर केयर की जाती है। इंश्योर्ड वेल्थ इज़ नॉट कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों के ही हाथ में नहीं होता, तो सभी को यहाँ पर जो संपत्ति होती है देश की उसका यूज़ करना आता है, या सबकी संपत्ति होती है ऐसा अधिकार उन्हें होता है। अब आगे हमें देखना है सेक्युलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। द प्रिम्बल स्टेट सेक्युलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल्स। इन अ सेक्युलर स्टेट ऑल रिलीजन आर कंसिडर्ड एज इक्वल। उद्देशिका जो होती है तो यहाँ पर बताया गया है उद्देशिका में कि धर्मनिरपेक्षता यह हमारे देश का हमारा एक उद्दिष्ट माना जाता है। और धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है वहाँ पर सर्वधर्म को, यानी कि जो सब धर्म होते हैं सेकुलर स्टेट आर रिलीजन आर कंसिडर्ड एज इक्वल, जो सब कुछ जो धर्म होते हैं वो उन्हें समान यहाँ पर माना जाता है। एंड नो वन रिलीजन इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेट रिलीजन, यानी कि कौन सा ही एक धर्म जो होता है राज्य का धर्म नहीं माना जाता। एंड द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, और जो नागरिक होते हैं उन्हें ऐसा अधिकार होता है कि हमारा जो धर्म होता है वो बदलने का, या जो लगे अच्छा लगे वो धर्म वो स्वीकार कर सकते हैं। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हमारे देश में नागरिक जो होते हैं उन्हें धर्म के आधार पर कौन सा ही भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता। एंड लोगों को अगर कौन सा ही धर्म बदलना होता है या किसी धर्म का पालन करना होता है तो वो कर सकते हैं। आगे हमें यहाँ पर दिया है डू यू नो, क्या आप जानते हो। वी हैव एंडावर्ड टू प्रिजर्व द मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। भारत जो धर्मनिरपेक्षता जो होती है उसके मार्ग में हम अपने समाज की बहुधार्मिकता जपने का प्रयत्न करते हैं, इसका प्रयास हम करते हैं। वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अंडरस्टैंड मैनर। तो हमारे जो संविधान होता है, हमें अपने संविधान में जो बहुत एक ऐसे जो हक अधिकार दिए होते हैं और जो अमर्याद उसके जो अधिकार दिए जाते हैं उसका अमर्याद ऐसा यूज़ हम नहीं कर सकते, इसके भी हमें यहाँ पर नियम बताए जाते हैं। एंड द सेम इज़ ट्रू द रिलीजियस फ्रीडम एज वेल। एंड व्हेनेवर वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल वी आर रिक्वायर्ड टू बी कंसर्न अबाउट पब्लिक क्लीनलीनेस हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। तो हम अगर हमारे जो सन धार्मिक स्वतंत्र जो होता है तो उसमें हम हमारे जो सन उत्सव वगैरह जो बनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं, तो हमारे सार्वजनिक स्वच्छता और जो आरोग्य या पर्यावरण इस सभी का हमें यहाँ पर विचार करना पड़ता है। इन सभी का जो ख्याल रख के हमें हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाने पड़ते हैं। तो आगे हमें दिया है यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब लोकशाही राज्य। तो इन अ डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन एंड ड्रॉज अप पॉलिसीज़ इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेष। तो लोकशाही में जो होता है राज्य कारोबार की जो सत्ता होती है लोगों के हाथ में होती है, एंड उनके इच्छा के अनुसार ही सरकार जो होती है वो निर्णय लेती है या धोरण बनाते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर। तो जो गवर्नमेंट होते हैं जो शासन होते हैं वो सभी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण ऐसे आर्थिक या सामाजिक निर्णय वहाँ पर लेते हैं। एंड ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजन ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ऐसे जो निर्णय होते हैं रोज़ के रोज़, यानी कि हर रोज़ सभी लोग इकट्ठित होकर निर्णय लेना शक्य नहीं होता। इस वजह से जो कुछ ऐसे जो कालावधि के बाद वहाँ पर वो लोग इकट्ठा आते हैं। ऑल द पीपल्स आर नॉट एबल टू कम टुगेदर देयरफॉर इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड। यानी इसी वजह से ठराविक ऐसे जो कालखंड होता है उससे वहाँ पर चुनाव
होते हैं, फिक्स पीरियड, एंड वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इस वजह से जो वोटर्स होते हैं जो वो अपने ठराविक मुदत के अनुसार वहाँ पर मतदार जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे लोक प्रतिनिधि हम चुने देते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट इन द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये जो चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं संविधान के अनुसार निर्माण किए हुए जो संसद या कार्यकारी जो मंडल होते हैं यहाँ पर उनके संस्था में वो जाते हैं। एंड दे टेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में नमूद किए हुए जो बताया जाता है उसके अनुसार वो प्रक्रिया करके जनता के लिए, संपूर्ण जनता के लिए उनके कल्याण के लिए निर्णय लेते हैं। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर रिपब्लिक यानी गणराज्य। तो अलॉन्ग विथ बीइंग अ डेमोक्रेसी वी आर अ रिपब्लिक। ऑल पब्लिक पोजीशन इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारे देश में लोकशाही के साथ ही गणराज्य पद्धति भी होती है। गणराज्य में सभी सार्वजनिक जो पद होते हैं वो जो लोगों से चुने जाते हैं। एंड कौन सा भी सार्वजनिक पद जो होता है वो वंश परंपरा से नहीं चुने जाते। ऑल पब्लिक पोजीशन आर रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन, यानी कि कौन से भी जो होते हैं वो पद वंश परंपरा के अनुसार नहीं चुने जाते। एंड द पोजीशन लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द मेयर, द सरपंच एट्सेट्रा आर पब्लिक पोजीशन। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच ये जैसे जो पद होते हैं वह सार्वजनिक होते हैं। एंड एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरियन कैन गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इलेक्टेड टू एनी ऑफ दिस पोजीशन। तो कोई भी जो इंडियन सिटीजन होता है, भारतीय जो नागरिक होता है, उन्हें वहाँ पर निवडणूक जो होती है या जो चुनाव होता है उसमें खड़े रहने का अधिकार होता है। In a monarchy, this position may be occupied by members of a single family following the principles heredity। तो कौन सी भी राज्य सत्ता जो पद्धति होती है वहाँ पर जो पद होते हैं वंश परंपरा के अनुसार उस कुटुंब के यानी कि व्यक्ति के पास जाते हैं। कुटुंब के यानी कि उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब आगे हमें कुछ डिस्कशन करना है यहाँ पर। डिस्कस रीड व्हाट दीपा हैज़ रिटन ऑन द टॉपिक माई फैमिली। माई फैमिली पर उसने क्या लिखा है इस टॉपिक में। डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली इम्प्लाई इलेक्शन, माई पेरेंट्स डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। तो लोकशाही यानी जो चुनाव नहीं होते तो हमारे जो माता पिता होते हैं वह घर के सभी जो काम होते हैं वो इकट्ठित होकर करते हैं, और वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, हम भी उनका हाथ बटाते हैं। तो we ensure that we talk cordially with each other, and even if we happen to fight, we try to listen to each other's views by stopping the fight as soon as possible। तो हमारे फैमिली में हमारे जो एक दूसरे से साथ अगर बातें करते समय अगर कुछ चीज़ से अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो बंद करके एक दूसरे का जो कहना होता है वो सुन लेते हैं। एंड इफ़ एनी चेंज हैज़ टू बी मेड इवन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड कंसल्टेड। तो इसमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कौन सा बदल करना चाहिए वो हमें बताते हैं, यानी कि उसमें क्या चेंज करना चाहिए हमें बताते हैं। एंड अनुजा वांट्स टू टेक अप एग्रीकल्चर रिसर्च एज हर करियर, हर डिसीजन वाज अप्रिसिएटेड बाय एवरीबडी। तो अनुजा जो होते हैं उन्होंने खेती के संबंध में संशोधन करने का सोचा है, तो उसके निर्णय के लिए सभी ने यहाँ पर पसंदी दर्शाई या सभी को ये निर्णय पसंद आया है। डू यू थिंक दैट दीपाज हाउस फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो आपको लगता है क्या कि दीपा के जो घर में जो लोकशाही पद्धत है, हाँ लोकशाही पद्धत होती है। तो लोकशाही जो होती है उसके वैशिष्ट्य जो होते हैं इस परिच्छेद में हमें देखना है। विच फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी फाउंड इन दिस पैसेज। लोकशाही की जो कौन से वैशिष्ट्य हमें इस परिच्छेद में देखना है। द प्रिम्बल हैज़ गारंटीड, यानी कि ये जो परिच्छेद हमने देखा है इसमें लोकशाही की कौन सी वैशिष्ट्य यहाँ पर आई है। तो
इस जगह पर हमें ये वैशिष्ट्य दिखाई देता है कि हम किस तरह से एक दूसरे का जो कहना है वो समझ लेना चाहिए। द प्रिम्बल हैज़ गारंटेड द इंडियन सिटीजन द 3 वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो हमारे उद्देशिका में यह कहा गया है कि भारतीय जो नागरिक होते हैं उन्हें किस तरह से न्याय, स्वातंत्र्य और समता, ये जो मूल्य होते हैं उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, या कानून के अनुसार जो मूल्य होते हैं प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिए हमें यहाँ पर हमें दी जाती है। इट हैज़ एंजॉयड अपॉन द इंडियन सिटीजन्स टू प्रैक्टिस दिस वैल्यूज एंड मेक लॉज इन कीपिंग विथ दिस वैल्यूज। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज। तो यहाँ पर जो मूल्य दिए इसका अर्थ हम यहाँ पर समझ लेना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है जस्टिस। जस्टिस यानी क्या? न्याय। तो जस्टिस इम्प्लाइज रिमूवल ऑफ अनजस्टिस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीबडी हैज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। तो अन्याय दूर करना ये जो होता है सभी को इसकी अन्याय दूर करके सभी को यहाँ पर अपने खुद की प्रगति के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सभी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड एस्टेब्लिशिंग जस्टिस इज एडॉप्टिंग सच पॉलिसी दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड। तो जो लोग होते हैं, सभी लोग जो होते हैं उनके कल्याण की दृष्टि से यहाँ पर उपाय योजना करना यानी कि न्याय प्रस्तावित करना होता है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रिम्बल। तो यहाँ पर जस्टिस के 3 टाइप्स यहाँ पर बताए गए। दे आर एज फॉलो। सबसे पहले यहाँ पर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल हैव द राइट्स टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस। तो हम सभी को जो हमारे देश में जो यहाँ पर संविधान बनाया गया है तो उस उद्देशिका में कहा गया है कि सामाजिक न्याय, तो वह व्यक्ति जो होते हैं उनमें जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग इस पर आधारित कौन से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी का जो दर्जा होता है ये एक आदमी समझकर या एक मानव समझकर उनका जो दर्जा होता है वो अच्छा यानी कि सेम रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। बी यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमें इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय। तो पॉवर्टी लीड्स टू द इविल ऑफ हंगर डेथ्स और malnourishment. If poverty is to be eradicated, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family. तो जो आर्थिक दृष्टि से जो लोग कमज़ोर होते हैं तो उनकी जो भूख होती है या उपासमार होती है, कुपोषण होती है, तो ये जो सभी चीज़ें होती है ये गरीबी यानी कि दरिद्रता के वजह से निर्माण होती है। तो उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी दूर करने के लिए हम सभी को यानी कि हर एक को यहाँ पर प्रयत्न करना जरूरी होता है। कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए हर एक की जवाबदारी, हर एक की जिम्मेदारी होती है। उपजीविका का साधन प्राप्त होने के लिए नागरिक वहाँ पर प्रयत्न कर सकते हैं। तो अपने जो संविधान में हर एक नागरिक को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि भेदभाव के सिवाय यहाँ पर यानी कि किसी में भी भेदभाव नहीं किया गया। सभी को अपना घर चलाने के लिए या अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पर उपजीविका का साधन ढूंढने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से हमने पहला पार्ट यहाँ पर देखा है।